नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सोचो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक छोटा सा आइलैंड जो दुनिया की इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करता है, एक सुपर पावर के निशाने पर है। मैं बात कर रहा हूं ताइवान की। ताइवान जो कि एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा आइलैंड है, दुनिया की सेमीकंडक्टर चिप्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा सप्लाई करने का काम करता है, जो कि दशकों से चाइना की नजर में है। लेकिन यह सिर्फ एक मिलिट्री इन्वेजन की बात है ही नहीं। चाइना एक नया गेम खेल रहा है ताइवान के साथ, जिसे बोला जाता है इकोनॉमिक ब्लॉकेड का गेम। अगर चाइना ने ताइवान के पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया, इंटरनेट केबल्स को कट कर दिया, एनर्जी सप्लाई को बंद कर दिया, तो क्या ताइवान टिक पाएगा? क्या अमेरिका और अमेरिका के एलाइज ताइवान के बचाव के लिए आगे आएंगे? और अगर ब्लॉकेड से काम नहीं चला तो क्या यह कंफ्लिक्ट एक फुल स्केल वॉर में बदल सकता है? चलिए इस जियोपॉलिटिक्स के डेंजरस खेल को समझने का काम करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब। मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों देखो, चाइना की जो लीडरशिप है वो ताइवान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइंड है। और पिछले कुछ सालों में चाइना ने जो मिलिट्री प्रेशर ताइवान के ऊपर बढ़ाया है, उसकी वजह से यह डर बन गया है कि चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। अब चाइनीज वॉरशिप्स, चाइनीज एयरक्राफ्ट लगभग रोज ताइवान के आसपास देखे भी जाते हैं। लेकिन चाइना के पास, ध्यान से सुनना, चाइना के पास मिलिट्री के अलावा और भी ऑप्शंस हैं ताइवान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, वो भी बिना डायरेक्ट इन्वेजन के। चाइना एक बड़ी पावर है जिसके पास स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ मौजूद है। इसका मतलब यह है कि चाइना अपनी स्ट्रेटजी से ताइवान को इन्वेड किए बिना भी अपने कंट्रोल में ला सकता है। तो चलो, बहुत बात हो गई स्ट्रेटजी की, अब ताइवान की कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, ताइवान की बात करें तो ताइवान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से ताइवान को ट्रेड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। ना तो ताइवान के पास कोयला है, ना ही नेचुरल गैस है, ना ही क्रूड ऑयल है, जिसके चलते ताइवान ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है या एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो बाहर से इंपोर्ट करने का काम करता है। चलो कुछ आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, अमेरिका, अगर पूरे हम वर्ल्ड की बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज की बात करें, तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। पर क्यों मानी जाती है? क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी या अमेरिका की जीडीपी में उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो काफी ज्यादा कम है। यानी कि अमेरिका की ओवरऑल जीडीपी में उसके एक्सपोर्ट्स का शेयर सिर्फ 8% है और इंपोर्ट्स का शेयर 13% है। जबकि ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के इंपोर्ट्स 26% उसकी जीडीपी के बराबर है, जबकि उसके एक्सपोर्ट 17% उसकी जीडीपी के बराबर है। लेकिन ताइवान जो है वो अपनी ट्रेड डिपेंडेंसी के एक्सट्रीम एंड पर है। 2022 में ताइवान के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स उसकी जीडीपी के एक तो 61% इंपोर्ट्स और 69% एक्सपोर्ट्स, यानी कि इतनी ज्यादा ट्रेड डिपेंडेंसी जो है वो ताइवान की जीडीपी के ऊपर उसके ट्रेड के चलते बनी हुई है। जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री ताइवान से आगे है, जिसका नाम है नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स ज्यादा ट्रेड ड्रिवन अपनी जीडीपी को चला रहा है, बट नीदरलैंड्स को इतना ज्यादा खतरा किसी भी सुपर पावर से नहीं है। तो ऐसे में ताइवान के लिए एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है कि वो अपनी जीडीपी को चलाने के लिए ट्रेड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि ताइवान अपनी एनर्जी का 97% इंपोर्ट करता है, जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेट्स में से एक है। यह भारत से भी ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रेड रूट्स बंद हुए तो ताइवान की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इसका इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। अब कंपैरिजन के लिए अगर हम देखें तो चाइना के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स सिर्फ 15% और 20% जीडीपी के बराबर है। यानी कि चाइना की जीडीपी में उसके इंपोर्ट्स का जो हिस्सा है वो मात्र 15% है और एक्सपोर्ट्स का हिस्सा जो है वो मात्र 20% है। ताइवान के लिए ट्रेड जो है वो उसके लाइफ एंड डेथ का मैटर है, जबकि चाइना के लिए ये उतना ज्यादा क्रिटिकल मैटर नहीं है। ताइवान की एनर्जी इंपोर्ट्स में ऑयल, कोयला और गैस का हिस्सा, अगर मैं आपको बताऊं, डाटा दूं, तो 44%, 29%, साथ में ही 11% जो हिस्सा है या 20% जो हिस्सा है वो सारा का सारा ऑयल का, गैस का और साथ में कोयले का है। यानी कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंसी है ताइवान की दूसरे देशों के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ताइवान के पास अपने जो एनर्जी रिसोर्स है उनको स्टॉक करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ताइवान बना सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पर अभी उसके पास मौजूद नहीं है। ताइवान के स्टॉक पाइल्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा कम है। ताइवान के पास सिर्फ 5 महीने के क्रूड ऑयल का स्टॉक है, 1 महीने के कोयले का स्टॉक है और बिजली के लिए सिर्फ 2 हफ्ते के ही नेचुरल गैस का स्टॉक ताइवान के पास मौजूद रहता है। यह स्टॉक ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है और किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में ताइवान बहुत ही बड़े संकट में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी
होने से काम नहीं चलेगा, लोगों के लिए खाना भी जरूरी है। ताइवान अपनी 70% तक फूड सप्लाई इंपोर्ट करता है और ये डिपेंडेंस टाइम के साथ लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। साथ में लोगों के खाने की जो चॉइसेस है वो भी डाइवर्सिफाई होती जा रही हैं। अगर इंपोर्ट्स बंद हो गए तो ताइवान के फूड स्टॉक पाइल सिर्फ 12 महीने तक ही टिक सकते हैं, यानी कि 12 महीने के बाद आप खाना क्या खाएंगे, इसके लिए ताइवान के पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। ताइवान की जो जियोग्राफी है उसे नेचुरल डिफेंस तो देती है लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी उसको देती है। चलिए ताइवान का एक बार मैप भी देख लेते हैं। आप जानते हैं कि ताइवान एक आइलैंड नेशन है, या नेशन पूरी तरीके से नहीं भी है, जिसके चलते आइलैंड के होने के चलते जो उसकी ज्योग्राफी है वो उसको डिफेंस तो देती है लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी देती है। जैसे यूक्रेन, आपको याद है यूक्रेन की जो लैंड बॉर्डर है वो काफी सारी कंट्रीज के साथ लगती है। इन लैंड बॉर्डर्स के थ्रू यूक्रेन को लगातार सप्लाई मिलती रही जिसके चलते वो रशिया के खिलाफ लड़ता रहा। लेकिन ताइवान के आसपास तो किसी कंट्री की बॉर्डर ही नहीं लगती है। ताइवान तो एक आइलैंड नेशन है जो कि समुद्र के अंदर घिरा हुआ है, जिसके चलते इसको सप्लाई मिलना बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। चाइनीज पॉलिसी मेकर्स के नजर में ये ताइवान की एक बड़ी कमजोरी है जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ध्यान से सुनना, 2006 की बात है। 2006 में चाइना की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साइंस ऑफ कैंपेन टेक्स्ट बुक में लिखा गया था कि ताइवान को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होगा कि उसके आसपास नेवी और एयरफोर्स की बड़ी तैनाती करके उसके इकोनॉमिक और मिलिट्री कनेक्शंस को बाहर की दुनिया से काट दिया जाए। वो एक ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली ताइवान की ट्रेड, ताइवान की एनर्जी और दूसरे रिसोर्सेज को काटने के लिए डिजाइन की जाएगी, जिससे ताइवान की इकोनॉमी और लगभग 24 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। अगर चाइना ताइवान पर लंबे समय तक इतना ज्यादा प्रेशर डाले कि वहां के लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाए तो शायद ताइवान को समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि समुद्र से कटा हुआ देश लगातार उस देश का दम जो है वो घुटना शुरू हो जाएगा। वो उस दम घुटने की वजह से वो समझौता करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और इसी सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, चाइना जो प्लान कर रहा है वो वॉयलेंस है, और वॉयलेंस जो है वो कई तरीके की शेड्स के अंदर आता है। एक वॉयलेंस जो है वो आपको दिखाई देती है, जो रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया ने जो अटैक किया वो हिंसा हमको दिखाई दे रही है। एक वॉयलेंस वो होती है जो छुपी हुई होती है, जिसे ग्रे जोन वॉरफेयर का नाम कहा जाता है। और चाइना इस ग्रे जोन वॉरफेयर को इस स्केल पर, इस एक्सट्रीम एंड तक लेकर जाना चाहता है कि ताइवान अपने घुटने टेक दे। अब मान लो कि ताइवान स्ट्रेट के आसपास कोई इंसिडेंट हो जाए तो बीजिंग इसे, या चाइना इसे एक एक्सक्यूज के रूप में यूज करेगा ग्रे जोन ब्लॉकेड लगा सकने के लिए, जिसके चलते सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन मिशन या फिर लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन के नाम पर चाइना ये पूरे के पूरे ताइवान के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी नेवी को, अपनी एयरफोर्स को स्टेशन कर सकता है। इसका मकसद यह होगा कि कंपनीज या फिर चाइना क्या करेगा, चाइना एक क्वारंटीन जोन एस्टेब्लिश कर सकता है जो ताइवान को कवर करेगा और नए रूल्स तय कर सकता है कि कौन ताइवान के अंदर जा सकता है और कौन ताइवान के बाहर जा सकता है। इसका मकसद यह होगा कि कंपनीज और गवर्नमेंट्स को चाइना की शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया जाए, जिससे ताइवान की सोवरेनिटी क्लेम्स को अंडरमाइन किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रे जोन ब्लॉकेड को एक डायरेक्ट वॉर एक्ट नहीं माना जाएगा। अगर चाइनीज कोस्ट गार्ड इस मिशन को लीड करे, ना कि चाइनीज नेवी इस मिशन को लीड करे, तो अमेरिका के लिए मिलिट्री इंटरवेंशन करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह डायरेक्ट इन्वेजन नहीं माना जा सकता। अगर चाइना ब्लॉकेड इंपोज करेगा तो सबसे पहले पब्लिकली अनाउंस करेगा कि ताइवान में आने वाले सारे कार्गो और टैंकर वेसल्स के लिए कस्टम इंस्पेक्शन मैंडेटरी हो गया है। इस ऑपरेशन में लॉ एनफोर्समेंट और सिविलियन शिप्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चाइना की कोस्ट गार्ड और चाइना की मैरीटाइम मिलिशिया इसके चीफ प्लेयर होंगे। चाइनीज कोस्ट गार्ड को यह अधिकार दिया जा सकता है इस सिचुएशन में कि वो शिप्स पर चढ़कर इंस्पेक्शन करे, वहां के स्टाफ से सवाल करे और ऑन साइट चेकिंग करे। जो कंपनीज कोऑपरेट नहीं करेंगी उन्हें चाइना की मार्केट में एक्सेस जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ऊपर से देखा जाए तो ये अप्रोच काफी ज्यादा इनोसेंट हमको दिखाई देती है। बस चाइनीज अथॉरिटी के साथ प्रॉपर पेपर वर्क फाइल करो और ताइवान के साथ अपना बिजनेस चालू रखो। कोई बड़ी बात इसके अंदर हमको नहीं लगती है, लेकिन असली गेम इसके पीछे छुपी हुई होगी। आइए इसको भी समझते हैं। ताइवान अगर इस प्रोसेस को मानने लगता है तो ये उसकी सोवरेनिटी के खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। धीरे धीरे ताइवान एक साइलेंट सरेंडर की तरफ बढ़ने लगेगा। चाइना को अपना गोल पाने के लिए ताइवान के पूरे आइलैंड को सील करने की जरूरत ही नहीं होगी। सिर्फ ताइवान की ट्रेड को 50% तक कट कर देना ही चाइना के लिए काफी रहेगा। अगर चाइना ने ताइवान के ऑयल, गैस और कोल इंपोर्ट्स को रोक दिया तो वहां इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होने लगेंगे। ताइवान के पॉलिटिकल विल और डिफेंस धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। ताइवान के लिए रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में
ताइवान के पास ज्यादा डीप वाटर पोर्ट्स भी नहीं है और चाइना के फोर्सेस सबसे पहले उन्हीं पोर्ट्स को टारगेट करेंगी जो ताइवान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ पोर्ट्स हैं जो ताइवान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो कोइशुंग पोर्ट है ये ताइवान का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल पोर्ट है, या कह लो कि ताइवान के जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जितनी भी ट्रेड ताइवान करता है उसका 57% हिस्सा जो है वो इसी पोर्ट से ही किया जाता है। तो चाइना क्या करेगा, चाइना सबसे पहले इन्हीं पोर्ट्स को टारगेट करेगा, खासकर कोइशुंग को, ताइपी को, इन पोर्ट्स को टारगेट किया जाएगा ताकि यहां से ट्रेड को ब्लॉक कर दिया जाए। अगर चाइना ने ब्लॉकेट लगाया तो सबसे पहले ये पोर्ट्स टारगेट होंगे। चाइनीज कोस्ट गार्ड आसपास के वाटर्स में पेट्रोलिंग करनी शुरू करेगी। जो वेसल्स नए कस्टम रूल्स को नहीं मानेंगे उन्हें ताइवान के साथ ट्रेड करने से रोक दिया जाएगा। ताइवान की डोमेन अवेयरनेस को पूरी तरीके बिगाड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से ताइवान के लिए चाइना के समुद्री मूवमेंट्स को ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। चाइना की नेवी इसके अंदर डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करेगी, लेकिन वो अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स और सरफेस एक्शन ग्रुप्स को ताइवान के आसपास तैनात कर सकती है। यह नेवल डिप्लॉयमेंट मैसिव होगा और पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है इस सिनेरियो के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग भी शुरू कर चुकी है। चाइना की कोस्ट गार्ड दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड है। शिप्स की क्वांटिटी के मामले में अगर मैं आपको शिप्स का एक मैप दिखाऊं, ये सभी की सभी शिप्स जो है वो चाइना की कोस्ट गार्ड के अंदर शामिल है। ये नेवी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कोस्ट गार्ड की बात हो रही है। अगर चाइना ने ब्लॉकेट लगाया तो सिर्फ इस धमकी से ही ज्यादातर शिपिंग कंपनीज नए कस्टम रूल्स को मानने के लिए तैयार हो जाएंगी या फिर ताइवान के लिए अपनी शिपमेंट्स को डिले करना शुरू कर देंगी। चाइना का असली ऑब्जेक्टिव यही होगा कि ज्यादातर फॉरेन शिप्स को नए रेगुलेशंस को मानने पर मजबूर करे, लेकिन ऐसे लेवल तक नहीं ले जाए कि यूएस और उसके एलाइज को ताइवान की मदद के लिए आना पड़े। मान लो अगर कोस्ट गार्ड के ब्लॉकेड के बाद भी ताइवान ने गिव अप नहीं किया तो बीजिंग क्या करेगा, तो बीजिंग टेंशंस को एक स्टेप और ऊपर लेकर जाने का काम करेगा। तब जो चाइना की नेवी है, नेवी को ब्लॉकेड लीड करने के लिए भी भेजा जा सकता है, लेकिन नेवी के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद ब्लॉकेड की कंपोजिशन ज्यादा नहीं बदलेगी। कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम मिलिशिया अपनी शिप्स को ताइवान के क्वारंटीन जोन में डिप्लॉय करेंगी, जबकि पीएलए नेवी थोड़ी दूर पीछे तैनात रहेगी। इसका भी मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना। हाँ, ये जो सिस्टम है इसमें जो नेवी होगी चाइना की वो बाहर की तरफ रहेगी। अगर कोस्ट गार्ड के बाद भी ताइवान को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया, उस ब्लॉकेट से भी कंट्रोल नहीं किया गया, तो नेवी एक बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन पीछे से ही रोल प्ले करेगी ताकि किसी भी फॉरेन कंट्री को ताइवान के अंदर इंटरवेंशन करने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ साथ और अगर हम बात करें इस पे, तो ताइवान जो है, ताइवान की कोस्टल एंटी शिप्स मिसाइल की रेंज में अपनी महंगी शिप्स जो है वो चाइना लेकर ही नहीं आएगा। इस सिचुएशन में रीजनल शिपिंग जो है उनके जो इंश्योरेंस रेट्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और बड़े शिपिंग ग्रुप्स अपनी ताइवान के लिए ट्रैफिक को सस्पेंड करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ चाइना एक अनऑफिशियल नो फ्लाई जोन भी ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के ऊपर एस्टेब्लिश कर सकता है। अब देखिए इस मैप के अंदर, आप देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ताइवान का एयर आइडेंटिफिकेशन जोन है, साथ में चाइना का भी है, साथ में जापान का भी है, जहां पर हर एक कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंगली एयरप्लेन्स को अंदर आने या बाहर जाने की परमिशन देता है। तो अगले स्टेप में चाइना क्या करेगा, इस एयर आइडेंटिफिकेशन जोन के ऊपर भी ब्लॉकेट लगाना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, इस सिचुएशन में रीजन इसके साथ साथ चाइना, जैसे मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ चाइना एक अनऑफिशियली नो फ्लाई जोन को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के ऊपर एस्टेब्लिश कर सकता है। पीएलए एयर फोर्स और पीएलए नेवल फोर्स इस जोन में एयर सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करेंगी, जो अनऑथोराइज्ड एयरक्राफ्ट को नो फ्लाई जोन के रूल्स तोड़ने के लिए उनको हटाने का काम करना शुरू कर देंगी। चाइना रशिया के साथ मिलकर जो ईस्ट चाइना सी है उसके ऊपर ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइजेज भी शुरू कर सकता है, ताकि जापान और अमेरिका के नियर बाय फोर्सेस को इंटरवीन करने से रोका जा सके। इसके साथ साथ मेनलैंड चाइना से ताइवान के कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सिस्टम पर साइबर अटैक भी किया जा सकता है, ताकि ताइवान को दुनिया से अलग किया जा सके। ये साइबर अटैक्स के एक साथ साथ एक मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन भी चलाया जा सकता है, जिसका मकसद होगा लोगों के बीच कंफ्यूजन फैलाना और ताइवान की सरकार के खिलाफ पब्लिक अनरेस्ट को भड़काना। इससे ताइवान के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करना चाइना के लिए ब्लॉकेड को लंबा खींचने में मदद करेगा, लेकिन ताइवान को इफेक्टिवली डिजिटली आइसोलेट करने के लिए चाइना को सी फ्लोर के ऊपर ध्यान देना होगा। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए बहुत सारी ऐसी अंडर वाटर सी केबल्स बिछी हुई हैं जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, जो ताइवान के इंटरनेट को चलाने का काम करती हैं। ऐसी 12 से ज्यादा अंडर सी केबल्स जो है वो ताइवान उनके ऊपर डिपेंडेंट है अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। अगर चाइना ने इन लाइंस को डिसरप्ट कर दिया तो ताइवान पूरी तरीके से अंधेरे में चला जाएगा। नो इंटरनेट, नो कम्युनिकेशन, नथिंग। इसके जवाब में
ताइवान क्या करेगा? इसके जवाब में ताइवान के पास सिर्फ सैटेलाइट्स ही बच जाएंगी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, और आप जानते हो कि सैटेलाइट की कनेक्टिविटी से सारी जनता को इंटरनेट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। चाइना के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज है कि वो ताइवान को महीनों तक शट डाउन कर सकता है। आखिर में चाइना शायद कभी कभी ब्लॉकेड को रोककर निगोशिएशंस का मौका भी दे सकता है। बीजिंग के लिए ब्लॉकेड वॉर से बेटर ऑप्शन होगा, भले ही इसमें यह अनसर्टेनिटी हो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा, लेकिन ताइवान का रिएक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ताइवान मजबूत बना रहा और उससे अमेरिका या किसी और देश से मदद मिल गई तो चाइना के लिए ताइवान को सिर्फ ब्लॉकेड के जरिए मजबूर करना मुश्किल हो जाएगा, बिना ताइवान को फोर्सफुली ऑक्यूपाई किए। लेकिन अगर ब्लॉकेड के बाद भी ताइवान ने गिव अप नहीं किया तो सिचुएशन खराब हो सकती है। तब यह ब्लॉकेड से डायरेक्ट इन्वेजन तक बात पहुंच जाएगी, और फिर इस कंफ्लिक्ट किस लेवल तक जाएगा यह कोई भी नहीं जानता है। तो दोस्तों, ताइवान के पास भी अपनी ताकत है। अगर ताइवान स्ट्रेट के अक्रॉस वॉर स्टार्ट हो गई तो यह कंफ्लिक्ट ग्लोबल लेवल तक फैल सकता है। तो दोस्तों, यह साफ है कि चाइना का यह गेम सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉरफेयर का खेल है। ताइवान को आइसोलेट करना, इंटरनेशनल सपोर्ट को कमजोर करना और ताइवान के लोगों को मजबूर करना, यह सब चाइना के प्लान का हिस्सा है। लेकिन अगर ताइवान ने रेजिलियंस दिखाई और यूएस जैसे देशों ने मदद करनी शुरू कर दी तो यह ब्लॉकेड फुल स्केल वॉर तक भी पहुंच सकता है। ताइवान के पास भी अपनी ताकत है, लेकिन अगर स्ट्रेट के अक्रॉस वॉर स्टार्ट हुई तो इसका असर सिर्फ एशिया तक नहीं पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। अब सवाल यह है, क्या चाइना अपने प्लान में सफल होगा? क्या ताइवान अपनी सोवरेनिटी को बचा पाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।